Hello everyone, welcome to economics. So this is the first lecture of game theory. गेम थ्योरी का जो सिलेबस है ड्यू के सेमेस्टर 5 के सिलेबस उसको हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे और इसमें से कुछ टॉपिक्स जो है सीवीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ नेट के लिए इंपॉर्टेंट है। जो लास्ट के पोर्शंस है बेजियन का वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जो लेकिन सेमेस्टर 5 के लिए आपको पढ़ना होगा। So you have 5 units basically divided between 2 parts. अगर गेम थ्योरी को आप देखोगे तो दो केसेस में डिवाइडेड है। पहला है कंप्लीट इंफॉर्मेशन का, सेकेंड इज इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि दूसरे सेंस में बात करोगे तो इसको बोल सकते हो परफेक्ट इंफॉर्मेशन, इसको बोल सकते हो इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, सो गेम थ्योरी को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो बेस्ड ऑन विच ऑफ द इंफॉर्मेशन सेट यू आर यूजिंग। ठीक है, सो यू हैव टू टाइप्स ऑफ गेम थ्योरी कंसेप्ट्स। एक होगा जिसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन। कंप्लीट इंफॉर्मेशन के केस का मतलब हुआ जितने भी इकोनॉमिक एजेंट्स हैं सबको सबकी हरकतें पता है, सबको सबकी पे ऑफ पता है। ठीक है, मतलब आप श्योर शॉट जानते हो सामने वाले के पास ये सारे एक्शंस हैं। सो यू नो दैट, और तुम्हें ये भी पता है कि सामने वाले को ये पता है कि तुम्हें पता है। ठीक है, और तुम ये भी जानते हो कि सामने वाला भी तुम्हारी पे ऑफ जानता है, और तुम ये जानते हो कि वो जानता है कि तुम्हारा पे ऑफ उसे पता है। ठीक है, कुछ इस तरह का मतलब आई बिलीव दैट शी बिलीव्स दैट आई बिलीव दैट शी बिलीव्स, कुछ ऐसा करके सिनारियो चलता जाएगा। मतलब तुम्हें पता है कि सामने वाला ऐसी हरकतें करेगा और सामने वाले को पता है कि आपकी हरकतें क्या होने वाली है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन के केस में क्या होता है, यू हैव ऑल द इंफॉर्मेशंस known to each player। अब इस पे मैं बात करूंगा बाद में कि इंफॉर्मेशन का मतलब क्या क्या है। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन में क्या है, सम इंफॉर्मेशन आर नॉट नोन to few, or you can say some, or in some cases each player। ठीक है, मतलब एटलीस्ट एक को ऐसा होगा जिसको दूसरे के बारे में नहीं पता होगा। ऐसा भी केसेस हो सकता है जब दोनों को नहीं पता होगा। ठीक है, सो ये सब चीजें आपको देखनी है किसमें, कंप्लीट इंफॉर्मेशन में और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन में। ठीक है, अभी घबराओ मत, ये पहला इंट्रोडक्शन लेक्चर है। सो इंट्रोडक्टरी लेक्चर में तुम्हें बहुत चीजें रिपीट होती हुई दिखेंगी। ठीक है, तो हड़बड़ाना नहीं है, आराम से रुको ध्यान से। इस कंप्लीट इंफॉर्मेशन में क्या है, कुछ इकोनॉमिक एजेंट्स होंगे, वो इकोनॉमिक एजेंट्स गेम प्ले करेंगे, उनको एक दूसरे की इंफॉर्मेशन पता है। खुद के बारे में तो तुम जानते ही हो कि तुम किस टाइप के इंसान हो, तुम अच्छे इंसान हो, तुम बुरे इंसान हो, तुम्हें पता है। सामने वाले को यह नहीं पता कि तुम अच्छे इंसान हो या बुरे इंसान हो। ठीक है, सो अगर तुम्हें पता है कि तुम अच्छे इंसान हो और सामने वाले को भी पता है कि तुम अच्छे इंसान हो, यह केस हुआ कंप्लीट इंफॉर्मेशन का। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन का क्या हुआ, जब तुम्हें पता है कि तुम अच्छे इंसान हो लेकिन सामने वाले को तुम्हारी हरकतें नहीं पता है कि तुम बेकार इंसान हो। ठीक है, तुम है लगता है कि मैं तो बेकार इंसान हूं, ये भले ही मुझे अच्छा समझ रहा लेकिन इसको बताऊंगा कभी। ठीक है, तो वैसे केसेस में दैट इज द केस ऑफ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। कहने का मतलब अगर कुछ गेम थ्योरी ऐसा डिवाइस किया जाए जिसमें इंफॉर्मेशन आपकी सबको सबकी पता है, इन दैट केस दैट इज अ गेम विथ कंप्लीट इंफॉर्मेशन।
अगर मान लो किसी एक इंसान को भी नहीं पता, किसी एक इकोनॉमिक एजेंट को भी नहीं पता है, और वो हो सकता है स्ट्रेटजी के बारे में, हो सकता है पे ऑफ के बारे में कुछ ऐसा हो, in that case you will say that this is the case of incomplete information. So you will say what is the game. उसके बाद हम बात करेंगे कि ये होता क्या है. So गेम थ्योरी का जो पेपर है ना, ये पेपर इकोनॉमिक्स का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर कहेंगे, या उसका आप अगर सिलेबस के तौर पे देखो तो मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेबस है या डोमेन कहो. ठीक है, कैसे? क्योंकि ये गेम थ्योरी का एनालिसिस जो है ना, आपकी पूरी जिंदगी बता देगी. ठीक है, सो गेम थ्योरी अगर आप समझ लेते हो, सो सबसे इजीएस्ट डोमेन है इकोनॉमिक्स का. अगर नहीं समझते हो तो सबसे डिफिकल्ट डोमेन है इकोनॉमिक्स का. ठीक है, इसका ऐसा नहीं है कि बीच में आप रहोगे, या तो आपको अच्छे से आएगा या तो आपको बिल्कुल नहीं आएगा, लोअर ग्रेड पे ही रह जाओगे. ठीक है, तो दो ही केस हो सकती है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से करना है. अब इसके आगे बात होगी जो गेम थ्योरी की. गेम थ्योरी कैसे अप्लाई होता है, जरा सोचो. तुम कॉलेज लाइफ में एंटर कर रहे हो, सो फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज तुम्हें अपोजिट जेंडर का कोई इंसान पसंद आती है. सो इन दैट केस अपोजिट जेंडर के इंसान के बारे में तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, सामने वाला इंसान कैसा है तुम्हें नहीं पता. ओके, सो तुम सोच रहे हो लड़का अच्छा दिख रहा है, अच्छा बिहेवियर का है, ठीक से बात कर लेता है, लेकिन 6 महीने उस इंसान के साथ दोस्ती होने के बाद, प्यार होने के बाद क्या होता है, उस इंसान की असलियत पता चलती है, और पता चलता है उस इंसान में 10 खामियां हैं. इन दैट केस जो पहले केस में आपको लगा था कि इसका इंफॉर्मेशन मेरे को सारा पता है, उस समय इंफॉर्मेशन सारा नहीं पता था. दैट वाज द केस ऑफ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन. और बाद में जब उसकी सारी हरकतें आपने सामने से देख ली, इन दैट केस यू हैड कंप्लीट इंफॉर्मेशन. ठीक है, अब इसमें क्या है, चीजें क्या होती है कि जब आप उसके बारे में आप देख रहे हो अपोजिट जेंडर को डेट करना है कि नहीं करना है, सो आप अपना पे ऑफ बनाते हो. कैसे पे ऑफ बनाते हो, आपको कोई इंसान पसंद आता है, दैट मीन्स आपके पास 4-5 लोगों का एटलीस्ट डोमेन है जिसमें कि आपने चूज किया उस एक इंसान को. पूरे क्लास में से अपोजिट जेंडर के 5 लोग थे, उन 5 में से आपने एक को प्रेफर किया. क्यों? क्योंकि आपकी कुछ लाइकिंग्स होगी, आपको वहीं पे वाइब्स मैच किया होगा. दैट मीन्स आपको जो भी इंटरेस्ट जगा, जो भी आपकी लाइकिंग्स थी, दैट इज योर प्रेफरेंस. मतलब आपने अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उस इंसान को प्रेफर किया. दैट मीन्स यू थॉट कि आपकी यूटिलिटी इस इंसान के साथ रहने से ज्यादा मिलेगी, किसी और इंसान के साथ रहने से यूटिलिटी कम मिलेगी. ओके, सो यू वेंट टू प्रपोज दैट पर्सन. ठीक है, प्रपोज करने की सोचोगे, लेकिन आप ठहरे इंट्रोवर्ट, तो आपका दोस्त कितना भी कहेगा यार लव लेटर लिख दे, लेकिन आप कहोगे मैं क्यों जाऊं प्रपोज करने, मैं तो लड़की हूं, मैं क्यों प्रपोज करूं, वो तो लड़का है, वो प्रपोज करे, आज नहीं कल करे. सो ऐसा आप सोचते रह जाओगे, कोई और उठाकर लेकर चली जाएगी. इन दैट केस यू हैड 2 strategies, either to propose that person or not to propose. So ये 2 एक्शन हो गए, ये 2 आपकी स्ट्रेटजी हो गई. और जो आपका प्रेफरेंस था इस इंसान और दूसरे इंसान, मान लो 2 स्ट्रेटजी है, या अगर मान लो सेम ही पर्सन के बारे में बात हो रही है, एंड यू गॉट 2 strategies और 2 actions, either to propose और इधर टू नॉट प्रपोज. प्रपोज करने से आपके केस में क्या हो सकता है, 2 केसेस हो सकता है, सामने वाला मना कर दे, सामने वाला एक्सेप्ट कर ले. एक्सेप्ट कर लेने से तो आपको खुशी मिलेगी, बहुत अच्छी बात है, आप साथ में डेट करोगे, इन दैट केस आपका पे ऑफ कुछ होगा. सेकेंड केस, आपको रिजेक्शन मिल गया, स्टार्टिंग में ही कॉलेज के रिजेक्शन मिल गया, सो आपको अच्छा नहीं लगेगा, पूरा कॉलेज लाइफ आपको लगेगा बेकार हो गया यार. सो उसमें आपकी पे ऑफ कुछ और हो सकती है. फिर उसके बाद आपको जो पे ऑफ यानी यूटिलिटी मिलेगी, दैट विल बी फॉर द केसेस ऑफ नॉट प्रपोजिंग. अगर प्रपोज नहीं करते हो तो जिंदगी भर आप रिग्रेट करोगे कि मैंने काश उसको प्रपोज कर दिया होता. ठीक है,
भले ही वो मना कर दे। ठीक है, सो कुछ ऐसे सिनारियो है। अगर आप प्रपोज नहीं करते हो तो सामने वाले के पास कोई चॉइस नहीं था, दोनों केस में सेम ही बातें थी, चाहे वो एक्सेप्ट करे या ना करे, बात बराबर, आपने तो प्रपोज किया ही नहीं है। इन दैट केस सामने वाले के पास दोनों स्ट्रेटजी फॉलो करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन आपने एक स्ट्रेटजी जो फॉलो की, दैट वाज नॉट टू प्रपोज। उस केस में आपको पे ऑफ, सामने वाला मना करे या ना करे, वो आपको सेम पे ऑफ मिलेगा। कहने का मतलब अभी के लिए बस आपको ये जानना था कि आपके हाथ में दो ऑप्शन थे, दो एक्शन थे, जिसमें आपको कुछ चूज करना, एंड यू हैड डिफरेंट प्रेफरेंस। ठीक है, प्रेफरेंस का मतलब था आपने ए को प्रीफर किया बी के ऊपर, इन दोनों स्ट्रेटजी में आपने चूज किया कि मैं कौन सी स्ट्रेटजी प्ले करूं। ठीक है, ये केसेस हो गया। सो यू हैव इन अ गेम थ्री थिंग्स, वन इज द इकोनॉमिक एजेंट्स और यू कैन से प्लेयर्स, प्लेयर्स होंगे। दूसरे केस में क्या होगा, प्लेयर्स की एक्शन प्रोफाइल होंगी, यानी कि एक्शन का सेट होगा, यानी कि स्ट्रेटजीज होंगी। थर्ड केस क्या होगा, हर स्ट्रेटजी के ऊपर प्लेयर्स की प्रेफरेंसेस होंगे। प्लेयर्स की प्रेफरेंसेस का मतलब जो भी आप यूटिलिटी की बात करते थे, जो भी आप पे ऑफ की बात करते थे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, वैसा ही कुछ आप अपने प्रेफरेंस में लगाओगे। मतलब आपकी किसी से वाइब ज्यादा मैच हो रही है, यार काश ये इंसान मुझे पहले मिला होता, काश इससे दोस्ती 2 साल पहले हुई होती। ये जो थॉट प्रोसेस है ना, ये बता रहा आप अपने किसी और दोस्त के साथ रह रहे हो, उससे ज्यादा वाइब्स इससे मैच हो रही है, दैट मीन्स यू प्रीफर दिस पर्टिकुलर पर्सन ओवर योर प्रीवियस वन। ठीक है, मतलब अपने एक्स के ऊपर किसी अपने करंट पार्टनर को चूज करते हो, दैट मीन्स योर करंट पार्टनर इज गिविंग यू हायर यूटिलिटी एज कंपेयर टू योर प्रीवियस पार्टनर। ठीक है, यही रीजन है आपकी जिंदगी में ब्रेकअप होने का। क्यों? क्योंकि किसी एक को लगता है इससे बेटर मिल जाएगा, इससे बेटर ऑप्शन है। ये जो बेटर ऑप्शन जो होती है ना, यही बताता है आपका पे ऑफ। ठीक है, तो आपकी प्रेफरेंस थी कि यहां पे ज्यादा पे ऑफ मिलेगा, इसलिए आप हायर पे ऑफ की तरह चलेगा। तो हमेशा क्या करना, रियल लाइफ के लिए सॉल्यूशन क्या है, खुद अपने आप को इतना वैल्यूएबल बनाओ कि तुम्हारा साथ रहना ज्यादा पे ऑफ दे सामने वाले को। दैट मीन्स जो आपकी पार्टनर है वो आपको छोड़कर ना जाए, क्योंकि उसको पे ऑफ हाईएस्ट आप ही के साथ रहने से मिले। ठीक है, कुछ ऐसी सिनारियो रियल लाइफ में अप्लाई होती है। अगर आप मान लो मार्केट जाते हो, मार्केट जाते वक्त क्या होता है, आपकी किसी से लड़ाई हो गई, मान लो लड़ाई हो गई, सो आप क्या करोगे? और लड़ाई क्यों हुई? जैसे कि एक कंधा था, एक कंधा थोड़ा सा टच हो गया अगल वाले से, वो ऐसे आ रहे थे, तुम ऐसे जा रहे थे, दोनों के कंधे कंधे टच हो गया। ओके, सो क्या होता है, तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, सॉरी बोलो निकल लो। दूसरा केस है, बोलो ऐसे कैसे कर दिया, सामने वाला बोलेगा तू बता तू कैसे कर दिया। उसके बाद हो गए दोनों के एक एक थप्पड़। ठीक है, फिर उसके बाद मारपीट हो गई। इस केस में दोनों को चोट लगी, दोनों का सिर फूटा, नुकसान हुआ। दूसरे केस में क्या होगा, दोनों ने सॉरी बोला, दोनों शांत होकर निकल लिए। अब सोचो, अगर शांत होकर दोनों निकल जाएंगे तो दोनों का फायदा है, लेकिन दोनों लड़ाई कर रहे हैं। इससे क्यों? क्योंकि अगर किसी को आप धक्का लग गया किसी को किसी से, इन दैट केस अगर कोई एक इंसान सॉरी बोल रहा है, दूसरा इंसान उसी समय 2 थप्पड़ लगा दे, तो जो 2 थप्पड़ लगाएगा उसको लगेगा अब सुकून मिला है यार, ऐसे ही टच करेगा तो थपड़ा दूंगा। ठीक है, सो वैसे केस में उसने थप्पड़ दे दिया। ठीक है, इस केस में उस पॉइंट पे उस पर्सन को रिलेटिवली ज्यादा पे ऑफ मिला। ओके, और जिस इंसान को थप्पड़ लगे उसको नुकसान होगा। ठीक है, लेकिन होना क्या चाहिए था कि दोनों को फायदा होता कि सॉरी बोलो निकल लो। अब पहले वाले को पता है कि थप्पड़ मार देगा ये सामने वाला, अगर मैं सॉरी बोलूं तो थप्पड़ मार देगा, तो फिर मेरे को नुकसान हो जाएगी, मेरी मार्केट में बेइज्जती हो जाएगी, और प्लस गाल पे उसके थप्पड़ के निशान भी रहेंगे। सो पहला इंसान कहेगा आजा तुझे भी मैं बताता हूं। ओके,
सो इसने भी थप्पड़ लगा दिए। सो दोनों की पे ऑफ जो बेटर हो सकती थी, दोनों अपना टाइम भी सेव कर सकते थे, दोनों इंजरीज बता सकते थे, लेकिन इंजरी बचा नहीं पाए, दोनों आपस में लड़ गए और उनको दोनों को नुकसान हुआ। ठीक है, सो इस तरह का ये जो कहानी था, सेम कहानी आप प्रिजनर्स डिलेमा के केस में देखोगे। एक गेम है प्रिजनर्स डिलेमा, उस गेम में आप जो मैंने अभी कहानी बताया मार्केट वाली, वैसा ही होता है। मतलब दो लोगों को बुलाओगे, दोनों के दोनों जेल जाने वाले लोग हैं। उस केस में अगर बुलाओगे, उस बुलाने के बाद उनसे पूछोगे अलग अलग कमरे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए कि किसने किया है। ठीक है, तो उस कहानी पे चलेंगे कि उसमें पे ऑफ कैसे निकलेगा। सो अभी कहने के लिए क्या था कि अगर आपका गेम थ्योरी है, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। ओके, सो किसी भी गेम में क्या होता है, अब ये बतानो गेम थ्योरी होता क्या है। गेम थ्योरी क्या है, जितने भी इकोनॉमिक्स के डिसीजन मेकिंग है ना, उस डिसीजन मेकिंग को एक थ्योरी की तरह प्रेजेंट करना गेम थ्योरी है। ठीक है, सो गेम में होता क्या है, गेम हैज एजेंट्स। एजेंट्स क्या है, प्लेयर्स। जो इकोनॉमिक एजेंट्स की बात करते थे वही आपके प्लेयर्स हो गया। ये प्लेयर्स होंगे। इसके बाद दूसरी चीज क्या होगी, प्लेयर्स के एक्शंस होंगे। प्लेयर्स के एक्शंस होंगे, इस एक्शंस में होंगे आपके एक्शन सेट। इसी एक्शन सेट को बोलते हो एक्शन प्रोफाइल। ठीक है, थर्ड केस होता है, अब सारे एक्शंस के ऊपर प्रेफरेंसेस थे, किस स्ट्रेटजी के साथ जाओगे तो आपको ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी, दैट इज प्रेफरेंसेस फॉर एक्शंस। ठीक है, ये कहानी होगी। लेकिन प्रेफरेंसेस के केस में आपने दो टाइप का प्रेफरेंस देखा है, एक होता है कार्डिनल, दूसरा होता है ऑर्डिनल। एंड यू नो कि यूटिलिटी को आप एक डिफिनिट मेजर से मेजर नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप जानते हो यूटिलिटी को आप बस रैंक कर सकते हो। आप ये नहीं बता सकते हो एक केला खाने से आपको इतने का यूटिलिटी मिला, आपको इस लेक्चर को अटेंड करने से 100 रुपीज की यूटिलिटी मिली, या 100 की यूटिलिटी मिली, या 500 यूनिट्स की यूटिलिटी मिली, कुछ ऐसा बता नहीं सकते हो। बट ये जरूर कह सकते हो इस गेम थ्योरी के लेक्चर में मुझे माइक्रो के लेक्चर से ज्यादा यूटिलिटी मिली, मुझे माइक्रो की क्लास से ज्यादा गेम थ्योरी की क्लास इंटरेस्टिंग लगी। सो दैट मीन यू ऑर्डिनल प्रेफरेंस। ऑर्डिनल प्रेफरेंस में क्या कर सकते हो, आप ऑर्डर कर सकते हो, मतलब रैंक कर सकते हो। सो यू हैव द प्रेफरेंसेस फॉर द प्लेयर्स इन अ गेम थ्योरी बीइंग ऑर्डिनल प्रेफरेंसेस। एक बार नोट डाउन करना, किसी को यहां पे कोई डाउट है तो बताओ। इसके पहले जाने से पहले कुछ और इंफॉर्मेशन लिख लो। ये तुम्हारे सीयूईटी नेट वगैरह के एग्जाम में हेल्प कर सकता है। फादर ऑफ गेम थ्योरी कौन है, जॉन द डॉन, यहां पे जॉन वॉन न्यूमैन, जॉन वॉन न्यूमैन। ठीक है, ये वही वॉन न्यूमैन है जिन्होंने चॉइसेस अंडर अनसर्टेनिटी में वीएनएम यूटिलिटी फंक्शन का योगदान किया था। इन्होंने एक पेपर लिखा, थ्योरीज ऑफ गेम्स एंड स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन, कुछ ऐसा करके। ठीक है, और किसके साथ लिखा, ऑस्कर मोर्जनस्टेन के साथ। ठीक है, वहीं से आपका गेम थ्योरी का जेनेसिस स्टार्ट हुआ। आई होप आपने लिख लिया है, फिर आगे बढ़ेंगे, जल्दी लिखो। ठीक है, सो यहां पे लिख लो, इन्होंने बुक लिखा था
theories of game and economic behavior. Theories of games and economic behavior. कौन सा लिखा था? Theories of games and economic behavior. किसके साथ लिखा था? With ऑस्कर मोर्जेनस्टर्न. यही मोर्जेनस्टर्न है VNM. VNM यूटिलिटी फंक्शन, जो आप एक्सपेक्टेड यूटिलिटी फंक्शन आपने देखे थे, वही वाले लोग यहां भी आपके गेम थ्योरी को थ्योराइज कर रहे हैं. ठीक है, इसके लिए वॉन न्यूमन को नोबेल प्राइज भी मिला था जॉन नैश के साथ. ठीक है, ये सब अभी काम का नहीं है. बस ये याद रखना हु इज द फादर ऑफ गेम थ्योरी, और इनका जो बुक लिखा हुआ है किन के साथ लिखा था. सो यू विल से द जीनेसिस ऑफ गेम थ्योरी स्टार्टेड विथ वॉन न्यूमन एंड ऑस्कर मोर्जेनस्टर्न. वॉन न्यूमन एक मैथमेटिशियन थे, मोर्जेनस्टर्न आपके क्या थे? इकोनॉमिस्ट थे. ठीक है, इतना भी डिटेल जानना जरूरी नहीं है. सो ये कहानी हो गई. अब आते हैं रिप्रेजेंट कैसे करना है. सो रिप्रेजेंटेशन में याद रखना, ये जो मैं बता रहा अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. छोटी सी चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको गेम थ्योरी को समझने में जो भी कंफ्यूजन होगा यही दूर करेगा. सो इसको ध्यान देना. पहला क्या था? सेट ऑफ प्लेयर्स, यानी कि प्लेयर्स जो हैं अलग अलग प्लेयर्स हो सकते हैं. तो प्लेयर्स हो सकते हैं दो, से राम से रहीम, दो प्लेयर्स हो गए. ठीक है, तो ये टू प्लेयर्स हो गए. या ऐसा भी लिखा जा सकता है प्लेयर 1 प्लेयर 2. ठीक है, दो प्लेयर्स हो गए. या कभी देखोगे 1 2, कुछ ऐसा लिखा हो सकता है. दिस इज द प्लेयर फंक्शन. ठीक है, या ऐसा भी लिखा होगा प्लेयर्स आर डिफाइंड एज P1 P2. ठीक है, ये सेट में लिखने का मतलब है यू हैव द गिवन मेंबर्स एज द प्लेयर्स. ठीक है, फॉर दिस पर्टिकुलर गेम. सो इस सेट ऑफ प्लेयर्स में आप रिप्रेजेंट करना है जनरलाइज्ड टर्म्स में. सो यू कैन यूज टू अल्फाबेट्स, लोअर केस अल्फाबेट्स I एंड J. सो I प्लेयर की बात हो रही है, मान लो किसी प्लेयर I की बात हो रही है. सो यू कॉल दिस प्लेयर I रिप्रेजेंट्स प्लेयर I एंड J रिप्रेजेंट्स प्लेयर J. ठीक है, इसके अलावा जब भी आप बात करोगे कुछ ऐसा -I की, इन दैट केस दिस मीन्स अदर देन प्लेयर I, or you can say not I, or you can say except I. ये इंटरप्रिटेशन है. उसी तरह माइनस ऑफ J की बात करोगे, सो दिस इज not J. That means it is about other than player J. It means not J. It means except J. ठीक है, मतलब आप प्लेयर्स को अगर रिप्रेजेंट करते हो दैट इज प्लेयर I और से प्लेयर J. In that case, if you say that this is -I, in that case you will have all the players other than I. ठीक है, सो इस केस में सपोज इफ यू हैव अ गेम with n players, okay, in that case n players can be represented as say P1 P2 P3 and so on till Pn. ठीक है, मान लो Pn मैं ऐसे लिख रहा हूं, बस डिस्टिंक्शन के लिए मैं लिख रहा हूं, लेकिन इनके नाम भी हो सकते हैं. अब मान लो
मैं इसको बोलूं, इस इंसान को, P2 इंसान को मैं बोलूं दिस इज प्लेयर आई से दिस इज प्लेयर आई, मान लो मैंने ऐसा बोला, इन दैट केस सपोज P2 is player I. Okay? In that case, the set of all the other players will be minus I or नट आई. माइनस आई नहीं बोलते हैं उसको, नट आई बोलते हैं. रिप्रेजेंटेशन में आप माइनस आई की तरह यूज करते हो, लेकिन बोलने के लिए आप बोलोगे अदर देन आई, और यू कैन से नट आई. ओके, सो यू विल हैव द सेट ऑफ प्लेयर्स P1, P3, P4 and so on till Pn as P नट I. सबस्क्रिप्ट में यूज करते हैं जनरली, ठीक है. लेकिन प्लेयर फंक्शन के लिए आपको कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन देखने को गेम थ्योरी में नहीं मिलेगा. लेकिन ये इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि जब स्ट्रेटजी में जाओगे, अगर यहाँ पे नहीं समझे तो फिर मुश्किल होगा. तो समझाने का सबसे आसान तरीका था, मैं आपको यही बता दूं. Okay, so you have the players represented by, say, representational symbols I and J. So not I means all the players other than I. If you talk about two players game, in that case you will have, say, player I representing player 1. In that case player 2 can be represented by not I. ठीक है, कुछ ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हो. सो इसको एक बार नोट डाउन करो. आई होप आपने लिख लिया है. ठीक है, चलो. सो सेकेंड रिप्रेजेंटेशन इज द सेट ऑफ एक्शंस, व्हाट यू कॉल एज एक्शन प्रोफाइल. अगर एक्शन प्रोफाइल की बात हो या सेट ऑफ एक्शंस की बात हो, यू मीन द सेम थिंग. ओके, सो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय ए. सेट ए कोई रिप्रेजेंट करता है एक्शंस को. ओके, so if you talk about the actions of player I, then AI is the set of actions for player I. And if I say AJ, in that case I mean set of actions for player J. If I say A not I, in that case I mean set of actions for players other than I. ओके, सो एक कहानी हो गई आपकी एक्शंस की. ठीक है, इस एक्शन में अलग अलग इंडिविजुअल मेंबर्स होंगे. ठीक है, सो इस पर्टिकुलर एक्शन में, इस पर्टिकुलर एक्शन प्रोफाइल में एक पर्टिकुलर, अगर आप एक्शन को लेते हो, पर्टिकुलर एक्शन, एक ही एक्शन, बहुत सारा एक्शन मिलकर आपके एक्शन प्रोफाइल को बनाया. एक इंडिविजुअल एक्शन को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द लोअर केस अल्फाबेट. सो ए, अगर बात करते हो ए आई की, दिस इज इंडिविजुअल एक्शन. कहने का मतलब एन एक्शन, आई वुड बेटर से एन एक्शन, क्योंकि इंडिविजुअल एक्शन आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया. नाउ आई विल राइट ए आई इज एन एक्शन. यहां पे सेट ऑफ एक्शंस है, यहां स्मॉल वाले में आपका क्या है, इकलौता एक्शन है. एन एक्शन फॉर प्लेयर आई. उसी तरह अगर ए नट आई की बात करें, देन यू विल से एन एक्शन फॉर प्लेयर एक्सेप्ट आई. ठीक है,
ये कहानी हो गई। ये किस पे हुआ? सेट ऑफ एक्शंस की। इसके बाद थर्ड आता है प्रेफरेंसेस का। प्रेफरेंसेस के लिए आप क्या करते हो? यू रिप्रेजेंट इट बाय यूजिंग पे ऑफ फंक्शन। प्रेफरेंसेस आर रिप्रेजेंटेड बाय पे ऑफ फंक्शंस। व्हाट इज अ पे ऑफ? सो पे ऑफ फंक्शन जो होता है, पे ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं? पे ऑफ फंक्शंस है आपके यूटिलिटी फंक्शंस। कितना आपको यूटिलिटी मिला, यही तो आपके प्रेफरेंस बताते हैं। प्रेफरेंस का मतलब आपको कितना यूटिलिटी ज्यादा मिल रहा है, मतलब किस एक्शन से आपको ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है, दैट विल गिव यू हायर प्रेफरेंस। ठीक है, पे ऑफ फंक्शन का मतलब हुआ आपको यूटिलिटी फंक्शंस। सो यूटिलिटी फंक्शंस में क्या होंगे? If I say action AI dash is preferred over AI, ठीक है, then I mean U of AI dash is greater than U of AI। अब यहां पे रुकना नहीं है, यहां ध्यान दो। यहां पे किसके एक्शन की बात हो रही है? प्लेयर आई की। यहां किसके एक्शन की बात हो रही है? प्लेयर आई की। सो दोनों जगह प्लेयर आई के एक्शंस को कंपेयर कर रहे हो, मतलब प्लेयर आई इज थिंकिंग अबाउट हर प्रेफरेंसेस। सो प्लेयर वन के प्रेफरेंसेस की बात हुई है, सो प्लेयर वन के एक्शंस लोगे ना, तो प्लेयर वन की यूटिलिटी भी तो होनी चाहिए। यूटिलिटी उसको बाकी को क्या मिलेगा उससे फर्क नहीं पड़ता, उसको एक्शन लेना है। दैट मीन्स दैट इंडिविजुअल और दैट प्लेयर विल सी हर प्रेफरेंसेस एज पर हर पे ऑफ फंक्शन। तो यहां पे जो यूटिलिटी फंक्शन बनाओगे, दिस विल ऑल्सो बी फॉर प्लेयर आई, फॉर प्लेयर आई। सो अब इसको अगर आप ड्रॉ करोगे, सो यू विल हैव समथिंग लाइक यूटिलिटी ऑफ प्लेयर आई ऑफ AI dash will be greater than UI of AI। ठीक है, इसका मतलब हुआ AI dash is preferred over AI। ठीक है, किसके द्वारा? प्लेयर आई के लिए। दिस इज फॉर प्लेयर आई। सो ऑलवेज रिमेंबर, प्लेयर आई chooses among or say amongst its own actions, इट्स ओन एक्शंस। जब खुद के ही एक्शंस पे चूज कर सकते हो, तो खुद के ही एक्शंस पे प्रेफरेंस बनाना होगा ना। दूसरे के एक्शन को तो उठाकर आप प्रेफरेंस में नहीं डाल सकते, उस तो आपके हाथ में ही नहीं है। जो चीज आपके लिए फिजिबल नहीं है, उस पे आप प्रेफरेंस तो रखने से क्या फायदा, आपकी रेशनैलिटी से क्या मतलब है उसका। सो यू मीन दैट प्लेयर आई मस्ट चूज अमॉन्ग इट्स ओन एक्शंस ओनली। ठीक है, प्लेयर आई chooses amongst its own actions and her preferences are defined over her own actions। ठीक है, नोट डाउन कर लो जरा, ये आपके रीडिंग्स में दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये आपके लिए जरूरी है। अभी आएंगे सब एग्जाम्पल पे आएंगे, अभी इसको पहले नोट डाउन करो, अभी इसके बाद आते हैं, इसके बाद एग्जाम्पल ही है। इसका मतलब है प्लेयर आई जो है अपने ही एक्शंस में चूज कर सकता है, क्योंकि दूसरे का एक्शन तो चूज नहीं कर सकता ना, खुद का ही एक्शन चूज कर सकती है, और उसकी प्रेफरेंसेस उसी के एक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। समझ रहे हो, ये बाद में देखोगे कि प्रेफरेंस जो है दूसरे की एक्शन मिलाकर होगी, लेकिन जो प्रेफरेंस बनाओगे अपना एक्शन चूज करने के लिए, वो ऐसे ही करोगे कि आपको किस एक्शन को चूज करने पे आपको यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है।
समझ रहे हो? सो जो प्रेफरेंसेस आपका डिफाइंड होगा वो आपके ही एक्शन पे डिफाइंड होगा। बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उसमें कंपेयर करेंगे कि गिवन द स्ट्रेटजी ऑफ अदर्स व्हाट यू विल चूज। ठीक है, वो बाद में करेंगे, अभी बस इतना समझो। आई होप इट इज क्लियर नाउ। आई होप आपने लिख लिया है। चलो, इसके बाद गेम्स जो होते हैं ना, दो टाइप के गेम होते हैं। एक होता है साइमल्टेनियस गेम, एक होता है सेक्वेंशियल गेम। साइमल्टेनियस गेम्स को भी स्ट्रेटजिक गेम्स भी बोलते हैं। साइमल्टेनियस गेम्स का मतलब है कि दोनों प्लेयर्स एक साथ एक्शंस चूज कर रहे हैं। मतलब साइमल्टेनियस का मतलब हुआ ऑल प्लेयर्स चूज देयर स्ट्रेटजीज साइमल्टेनियसली, मतलब एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम। लेकिन कभी कभी वो एक्शन साथ में ना भी चूज करें तो भी साइमल्टेनियस गेम हो सकता है। कंडीशन अप्लाइड है कि एक दूसरे के बारे में नहीं पता है कि सामने वाले ने क्या चूज कर लिया। सो ऑल प्लेयर्स चूज देयर स्ट्रेटजी साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम, बट और यू कैन से एंड if not simultaneously, then they must not be aware of each other's chosen action। ठीक है, तो साइमल्टेनियस गेम कब हो सकता है? जब मान लो दो प्लेयर हैं, दोनों प्लेयर एक ही साथ एक्शन चूज करें कि क्या करना है, या उन दोनों को ये नहीं पता हो कि सामने वाले ने क्या चूज किया। अगर सामने वाले का एक्शन पता है कि उसने ये एक्शन चूज कर लिया, तो आप क्या करोगे? आप उसके अकॉर्डिंग अपनी बिलीफ को चेंज कर दोगे। आप उसके बाद चूज कर रहे हो, मतलब उसका जो होना था वो इवेंट उसने पार कर लिया, उसने स्ट्रेटजी चूज कर लिया, अब उसके बाद आप चूज कर रहे हो। इसका मतलब यही है। लेकिन अगर आप नहीं जानते हो, आप उसकी एक्शन, उसने क्या चला है क्या नहीं चला है, वो आपको नहीं पता है, इन दैट केस यू आर अवेयर कि आपको अपने ही एक्शन के बेसिस पे चूज करना है, सामने वाले के बारे में आपको आइडिया बिल्कुल नहीं है। दैट मीन्स एक तरह से आपको लगेगा कि वो अपना इंडिपेंडेंटली चल रहा, आप अपना इंडिपेंडेंटली चल लो। कहने का मतलब एक तरह से ऐसा हो गेम है कि जहां पे दोनों साथ में स्ट्रेटजीज को चूज कर रहे हैं। ठीक है, सिक्वेंशियल गेम में क्या है? प्लेयर्स चूज देयर एक्शंस वन आफ्टर अदर। मतलब पहले कोई एक चलेगा, फिर उसके बाद कोई दूसरा चलेगा, फिर किसी और की बारी होगी। ठीक है, ये कहानी हो गई। चलो नोट डाउन करो। लिख लियो।
लिख लेना तो बताना जरा। ठीक है, चलो एक गेम देखते हैं, प्रिजनर्स डिलेमा। प्रिजनर्स डिलेमा में 3 रिक्वायरमेंट्स थे आपके, प्लेयर्स। सो प्लेयर्स आपके हैं, 2 प्लेयर हैं, एक है प्लेयर 1 एंड दूसरा है प्लेयर 2। कहने का मतलब एक प्लेयर है आपका प्रिजनर 1, दूसरा प्लेयर है आपका प्रिजनर 2। सेकेंड, दे हैव सम एक्शंस। एक्शंस का मतलब है उनको कोई स्ट्रेटजी चूज करनी है। स्ट्रेटजी चूज करने के लिए उनका स्ट्रेटजी के लिए एक्शन प्रोफाइल दिया होगा, एक्शन सेट दिया होगा। एक्शन सेट, एक्शन प्रोफाइल दोनों सेम बात है, ठीक है। अगर मान लो, अगर मैं बोलूं एक्शन सेट ऑफ प्लेयर 1, इन दैट केस प्लेयर 1 के लिए एक्शन सेट क्या है, या तो वो चुप रहे या तो दोष क्या करे, सामने वाले के ऊपर लगा दे। सारा इल्जाम सामने वाले ने किया है। जैसे दोनों अरित्रो अभिज्ञान ग्रुप पे एक दूसरे का मजाक कर रहे होते हैं, सो उस पे क्या होती है, अरित्रो का एक्शन सेट क्या है, या तो वो चुप रहे या तो सारी बदमाशी का इल्जाम अभिज्ञान पे लगा दे। और सेम स्ट्रेटजी है अभिज्ञान के पास, वो सारा अपना जो भी था आरोप वो सारा अरित्रो पर लगा दे, या तो वो चुप रहे, ठीक है। यानी कि यू हैव 2 प्रिजनर्स एंड द प्रिजनर्स हैव 2 एक्शंस, दैट इज either to think or to stay quiet. Okay, so action set of player 1 is, one is to stay quiet and the other is to think, ठीक है। ये 2 हो गए। उसी तरह एक्शन सेट ऑफ प्लेयर 2 भी आपका क्या है, क्वाइट एंड थिंक। दोनों के पास यही चॉइसेस हैं, दोनों प्रिजनर्स के पास यही चॉइस है कि या तो चुप रहो या तो सरकारी गवाह बन जाओ। सरकारी गवाह बन जाओगे तो आपकी सजा कम हो जाएगी और सामने वाले को सजा दे दी जाएगी, ठीक है। कुछ ऐसी कहानी है। तो इस केस में ध्यान देना, दोनों को क्या किया गया, 2 अलग रूम में ले गए और पूछताछ शुरू होती है। इन दैट केस 2 अलग रूम में है, दोनों को यह नहीं पता है कि अरित्रो ने क्या बोला, अभिज्ञान ने क्या बोला। अरित्रो को पता है कि मैं जो बोल रहा हूं वो मुझे ही पता है, अभिज्ञान को नहीं पता है। और अभिज्ञान ने क्या बताया है वो अभिज्ञान को ही पता है, मुझे नहीं पता है। और अभिज्ञान दूसरे रूम में है, वो भी यही सोच रहा कि यार अरित्रो क्या बोला होगा, चुप रहा होगा या मेरे अगेंस्ट बोला होगा। तो इस डिलेमा में वो पड़ा हुआ है। तो उसको अरित्रो की एक्शंस नहीं पता है और अरित्रो को यह नहीं पता है कि अभिज्ञान ने क्या चूज किया है, ठीक है। सो यही डिलेमा प्रिजनर्स के साथ होती है कि 2 साथी जब पकड़े गए हैं, दोनों को यह नहीं पता है कि शांत रहें या क्या करें, सामने वाले पे आरोप लगा दें। सो देयर आर 2 स्ट्रेटजीज, ठीक है, और यू कैन से 2 एक्शंस। थर्ड इज प्रेफरेंसेस। ओके, सो प्रेफरेंसेस के लिए ये प्रिजनर्स डिलेमा है ना, ये दोनों गेम के दोनों प्लेयर्स सिमेट्रिक गेम खेलते हैं, मतलब एक के उल्टा दूसरा है, ठीक है, एक बिहेवियर है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। प्रेफरेंसेस का मतलब क्या है, अब आप देखोगे किस पे क्या चूज करने पे क्या होगा। सो देयर आर 2 स्ट्रेटजीज ऑफ प्लेयर 1 एंड 2 डिफरेंट स्ट्रेटजीज ऑफ प्लेयर 2। सो टोटल स्ट्रेटजी कितनी हो जाएगी, इसकी 2
इसकी 2, तो 2 इंटू 2 दैट विल बी 4। अब टोटल एक्शन प्रोफाइल जो बनाओगे, सो दैट विल बी एक्शन ऑफ प्लेयर 1 एंड देन यू विल हैव एक्शन ऑफ प्लेयर 2। ठीक है, सो ये जो देखोगे यहां पे आपका सेट है। जब सेम प्लेयर के स्ट्रेटजी की बात करते हो तो यहां पे सेट के तौर पे देखते हो। लेकिन अगर हम मान लो दो अलग प्लेयर्स ने अलग अलग एक्शन चूज कर लिया, तो वो तो सेट तो बनेगा नहीं, वो दोनों एक साथ आ रहे हैं ना। सो दैट इज एन ऑर्डर्ड पेयर। सो अगर मान लो पहले प्लेयर ने क्वाइट चूज किया, दूसरे प्लेयर ने भी क्वाइट चूज किया, इन दैट केस दिस इज वन पर्टिकुलर गिवन स्ट्रेटजी ऑफ द टू प्लेयर्स, और ये एक ऑर्डर्ड पेयर की तरह होगा। क्यों सेट नहीं है? ये सेट होता तो ये सिर्फ एक प्लेयर की एक्शन की बात करती तो सेट होता, दो प्लेयर की बात हुई है इसलिए ये ऑर्डर्ड पेयर है। अगर मान लो दूसरा स्ट्रेटजी है, पहला प्लेयर क्वाइट चूज किया, सेकेंड प्लेयर ने फिंक चूज किया। थर्ड केस हो सकता है, पहले प्लेयर ने फिंक चूज किया, दूसरे प्लेयर ने क्वाइट चूज किया। फोर्थ केस हो सकता है, दोनों ने फिंक चूज किया। ओके, सो दीज आर द टोटल इक्विलिब्रियम स्ट्रेटजीज दैट कैन हैपन। ठीक है, सो ये फाइनल आउटकम्स हो सकते हैं। जो फाइनल आउटकम्स है ये ऑर्डर्ड पेयर्स में है, देख रहे हो। लेकिन जो इंडिविजुअल का एक्शन है वो एक्शन सेट है, इसलिए सेट में आपने डिनोट किया है। बातें समझ रहे हो? और यहां पे आपने ऑर्डर्ड पेयर में डिनोट किया है। नोट डाउन करो एक बार जल्दी से। हाँ, पिंक मतलब आरोप लगाना, कुछ ऐसा समझो। सरकारी वकील बन गए, सरकारी गवाह बन गए। ठीक है, आई होप तुमने लिख लिया। सो अब देखो, अब प्रेफरेंसेस कैसी है, कहानी सुनो। अब कहानी पे ध्यान देना, ध्यान से सुनना कहानी को। क्या होता है, दो प्लेयर है, अब यहां नाम दे देते हैं। ठीक है, प्लेयर 1 मान लो दिस इज अभिज्ञान, एंड प्लेयर 2 लेट दिस बी अरित्रो। ओके, सो मान लो अभिज्ञान क्या किया, फिंक कर गया, और अरित्रो ने चुप हो गया। ओके, सो पहला एक्शन कुछ ऐसा आता है, पहला एक्शन कुछ आता है, अभिज्ञान फिंक और अरित्रो क्वाइट। इन दैट केस यू विल सी व्हाट विल बी द यूटिलिटी ऑफ अभिज्ञान। ठीक है, और जो कि प्लेयर 1 है, और यहां पे देखेंगे यूटिलिटी ऑफ अरित्रो दैट इज प्लेयर 2। ठीक है, सो अब ध्यान देना, अगर फिंक किया है कौन, अभिज्ञान, और चुप रहा है अरित्रो, तो अभिज्ञान जेल से छूट जाएगा और अरित्रो को जेल मिलेगी। ठीक है, अरित्रो को जेल मिलेगी और अभिज्ञान छूट जाएगा। सो अभिज्ञान को सबसे ज्यादा यूटिलिटी यहीं पे मिलेगी। ठीक है, मान लो यहां पे यूटिलिटी मिलती है x1, मान सकते हो। अब सोचो, अगर मान लो अभिज्ञान ने फिंक किया, वो चुप रहा। दूसरे केस में क्या होता है, दोनों चुप रहते हैं। दोनों चुप रहते हैं तो क्या है केस, कि दोनों को छुट्टी मिल जाती है, लेकिन कुछ समय तक इन्वेस्टिगेशन और चलता है। दैट मीन्स कुछ टाइम उनको जेल में और रहना है ताकि और इन्वेस्टिगेशन हो पाए। अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद भी दोनों मुंह नहीं खोलते हैं तो दोनों क्या होंगे, कुछ टाइम के बाद छोड़ दिए जाएंगे। ठीक है, तो कुछ टाइम तो जेल में बिताए, सो इससे कम पे ऑफ मिलेगा। ठीक है, सो मान लो x2 है, इस केस में क्या था, दोनों चुप रहे थे।
ठीक है। तीसरे केस में क्या होता है, अगर मान लो क्या होता है कि अरित्रो फिंक कर जाता है और अभिज्ञान चुप रहता है, तो सारा आरोप किस पे आ गया, अभिज्ञान पे। तो सारा आरोप अभिज्ञान पे हो गया, तो हमेशा के लिए जो मैक्सिमम पीरियड है इम्प्रिजनमेंट का वो अभिज्ञान झेलेगा। सो सबसे वर्स्ट क्या हो सकता है, अरित्रो फिंक कर जाए और अभिज्ञान चुप रहे। सो अरित्रो क्या किया, बाहर हो गया, मतलब उसको छूट दे दिया गया, छुट्टी दे दी गई कि तुम जाओ आउट ऑफ प्रिजन, एंड अभिज्ञान विल बी इन प्रिजन फॉर द होल पीरियड ऑफ द इम्प्रिजनमेंट। ठीक है। सो वर्स्ट के सिनारियो अभिज्ञान के लिए क्या है कि वो चुप रहे और अरित्रो फिंक कर जाए। दिस इज द वर्स्ट के सिनारियो, एक्सपोर सबसे वर्स्ट है। उसी तरह अगर यहां पे बात करें, सो इन दैट केस यू हैव अनदर स्ट्रेटजी व्हेन बोथ फिंक। अगर दोनों फिंक करते हैं तो दोनों की पिटाई होगी, लेकिन ये उसको गाली दे रहा, दूसरा ये उसको, वो इसको। इन दैट केस ये दोनों आपस में ही बोल रहे हैं, मैंने नहीं किया उसने किया, वो बोला मैं नहीं किया उसने किया। ठीक है। इन दैट केस जो पनिशमेंट मिलेगा वो रिलेटिवली थोड़ा ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू चुप रहने पे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट एविडेंस दे रहे हो ना। उस केस में इससे ज्यादा टाइम आपको जेल रहना पड़ेगा। सो यू हैव इन दिस केस हाइएस्ट पे ऑफ एंड इन दिस केस लोएस्ट पे ऑफ, और इस पे ऑफ इससे ज्यादा मिलेगा। ठीक है। किसको, प्लेयर 1 यानी अभिज्ञान को। ठीक है। ये प्लेयर 1 की बात हो गई। इन दैट केस यू विल से प्लेयर 1 प्रीफर्स दिस ओवर दिस, एंड दिस स्ट्रेटजी ओवर दिस स्ट्रेटजी, एंड दिस स्ट्रेटजी ओवर दिस स्ट्रेटजी। सो फॉर प्लेयर 1, you can say player 1 prefers think quiet to quiet, and, or you can say, ठीक है, एक ए हो गई, and Q to F, and further F to QF। कहने का मतलब प्लेयर 1 कौन है, फर्स्ट पर्सन। सो यू विल हैव यूटिलिटी ऑफ 1, दैट इज यूटिलिटी ऑफ प्लेयर 1 व्हेन दे चूज FQ। यहां पे मैंने सेट बना दिया था ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है। U1 of FQ will be the higher than U1 of QQ. This will be higher than U1 of F, and this will be higher than U1 of QF। ठीक है। ये हो गया प्रेफरेंस। अब आओ दूसरे प्लेयर की कहानी पे। सो दूसरे प्लेयर का यूटिलिटी कैसे देखोगे, सो लेट अस सी। दूसरे प्लेयर के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है वो आरोप लगाए, सामने वाला चुप रहे। ठीक है। सो दूसरा प्लेयर क्या करेगा, आरोप लगाएगा, पहला प्लेयर चुप रहेगा। ठीक है। सो बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है कि वो आरोप लगाए, वो फ्री हो जाए, और दूसरा जेल में सड़ता रहे। मान लो 4 साल की इंप्रिजनमेंट है। ठीक है। और दूसरे केस में क्या है, दोनों चुप रहे। इसमें क्या है, दोनों को 1-1 साल का सजा मिलेगा, तो दोनों चुप रहेंगे। तीसरे केस में क्या है, दोनों एक दूसरे के लिए आरोप लगा रहे हैं, सो मान लो 2 साल की सजा हो जाए। ठीक है। यानी कि दोनों फिंक कर जा रहे हैं। अगर मान लो पहला वाला फिंक करता है, दूसरा वाला चुप रहता है,
इन दैट केस यू हैव प्लेयर टू यहां चुप है और प्लेयर वन थिंक करता है, तो प्लेयर टू चुप रहा ना, और प्लेयर वन आरोप लगा दिया, तो सारा आरोप किस पे है? प्लेयर टू पे। तो प्लेयर टू इस केस में सबसे ज्यादा टाइम जितना इंप्रिजनमेंट का था 4 साल का मान लो, तो 4 साल तक जेल में सड़ेगा। सो इसमें 4 साल की जेल हो रही है, इसमें 2 साल की जेल हो रही है, इसमें 1 साल की जेल हो रही है, इसमें फ्री हो जा रहा है। तो प्लेयर टू की यूटिलिटी इसमें ज्यादा होगी इसके कंपेरिजन में, और इसमें सबसे कम होगी। बातें समझ रहे हो? उसी तरह प्लेयर वन का भी स्ट्रेटजी आपने निकाल लिया कि कैसे प्रेफरेंस देगी, और प्लेयर टू का भी स्ट्रेटजी आपने निकाल लिया। इसको एक बार ड्रॉ करो, लिख लो। हाँ, आप दोनों थिंक करोगे तो दोनों क्या करोगे? गलत डिसीजन चुन लोगे ना। अब वही चेक करना है, ठीक है। सो यू हैव प्लेयर वन, प्लेयर टू। याद रखना, प्लेयर वन जो होगा हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेयर होगा, प्लेयर वन जो होगा हमेशा रो प्लेयर होगा, प्लेयर टू जो होगा हमेशा कॉलम प्लेयर होगा। ठीक है। अब एक वे ऑफ मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है। तो टोटल 4 हो सकते थे स्ट्रेटजी। प्लेयर वन के लिए स्ट्रेटजी था या तो चुप रहे या तो थिंक कर जाए। प्लेयर टू के लिए स्ट्रेटजी था या तो थिंक करे या चुप रहे, कुछ ऐसा था स्ट्रेटजी। अब ध्यान देना यहां पे, इसके अंदर जो आप पे ऑफ बनाओगे, ये पे ऑफ दोनों प्लेयर्स का होगा, मतलब क्यू क्यू का पे ऑफ होगा। क्यू क्यू एक स्ट्रेटजी आ गई इक्विलिब्रियम, इससे दोनों प्लेयर का पे ऑफ निकलेगा। क्यों? ध्यान दो यहां, एफ क्यू जो है, अगर एफ क्यू स्ट्रेटजी चूज किया गया है, इन दैट केस प्लेयर वन हैज सम यूटिलिटी, वाइल एफ क्यू चूज होने पे प्लेयर टू का भी कोई यूटिलिटी है, यानी पे ऑफ है। उसी तरह अगर क्यू क्यू चूज होता है तो प्लेयर वन की कुछ यूटिलिटी है, प्लेयर टू को कुछ यूटिलिटी मिल रहा। इन दैट केस अगर मान लो आपका प्रेफरेंस ऑर्डिनल है, तो आप अगर इसको मान लो 0 लेते हो, इसको 1 लेते हो, इसको 2 लेते हो, इसको 3 लेते हो, कोई परहेज नहीं है। उसी तरह प्लेयर टू के लिए इसको 1 लेते हो, इसको 2 लेते हो, इसको 3 लेते हो, इसको 4 लेते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम दोनों को एक तरह से मेजर करें, एक तरह से देखें, देन यू कैन स्टार्ट विथ 0 1 2 एंड 3। सो यहां पे अगर प्लेयर टू को इस स्ट्रेटजी से सबसे कम पे ऑफ मिल रहा, मान लो 0, इसमें मिल रहा 1, इसमें मान लो 2, इसमें मान लो 3, अगर आप चाहो तो 0 10 20 30, 0 100 200 300, कुछ भी लिख सकते हो। 0 0.1 6 10, कुछ भी लिख सकते हो। ऑर्डर मैटर करना चाहिए बस, कितने से बढ़ना है जरूरी नहीं है, ये याद रखना। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंसेस ऑर्डिनल होते थे, ऑर्डिनल में सिर्फ आप ऑर्डरिंग कर सकते हो, आप ये नहीं बता सकते कितनी यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है। आप ये जरूर बता सकते हो किसमें यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है, लेकिन कितनी ज्यादा मिल रही है ये नहीं बता सकते हो। ठीक है। सो रिमेंबर दिस, वी विल यूज दिस केस। सो पहला स्ट्रेटजी क्या है? क्वाइट क्वाइट। क्वाइट क्वाइट पे प्लेयर वन को कितना पे ऑफ मिला है? 2। प्लेयर टू को कितना मिला है? 2। सो बोथ द प्लेयर्स आर गेटिंग 2 each. नाउ लेट अस सी दिस स्ट्रेटजी। अगर इसकी बात करें, प्लेयर वन ने चूज किया क्यू, प्लेयर टू ने चूज किया एफ, इन दैट केस यू आर टॉकिंग अबाउट क्यू एफ। सो लेट अस सी, अगर क्यू एफ की बात करें, सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस केस,
So player 1 is getting utility equals to 0 and QF कहाँ है इसके लिए, यहाँ है. So player 2 is getting utility equal to 3. Player 1 को 0, player 2 को 3. So you can write this as player 1 getting 0, player 2 gets 3. Let us see this. So this is for the player 1, we have F. For player 2, we have Q. In that case, FQ आएगा और FQ में प्लेयर 1 को मिल रहा है 3, प्लेयर 2 को मिल रहा है 0. प्लेयर 1 को 3, प्लेयर 2 को 0. So you will have the payoff as 3, 0. लास्ट में क्या है? F. F में दोनों को क्या मिल रहा है? F में दोनों को 1 1 मिल रहा है. So दोनों को मिल रहा है 1 1. सो इस बॉक्स को आप बोलोगे पे ऑफ मैट्रिक्स. क्या बोलोगे? पे ऑफ मैट्रिक्स. ओके, ठीक है. अब इस प्ले ऑफ मैट्रिक्स में हर बॉक्स जो है एक ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करता है और उस ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट है दैट इज द यूटिलिटी और द पे ऑफ प्लेयर 1 and the second component is the utility or payoff of player 2. So in payoff matrix, each box represents the payoffs of both players. ठीक है. अब each box has an ordered pair. अब इस ऑर्डर्ड पेयर में आप देखोगे ऑर्डर्ड पेयर आपका बन गया. तो इस ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट कंपोनेंट इज द payoff of player 1 and second component is the payoff of player 2. नोट डाउन करो जल्दी से. जल्दी जल्दी से थिंक करो और 2 साल की सजा लो. अगर इसके जगह पे आप चाहो यहां पे, ठीक है, यहां पे कैसे कर सकते हो? यहां पे फ्री होने का यहां 0 लिख लो, यहां -1, यहां -2, यहां -3. 0 -1 -2 -3. ऑर्डर मैटर करता है बस और कुछ नहीं. तो आप पे ऑफ अपनी मर्जी से भी बना सकते हो. ठीक है, नोट डाउन करो जल्दी से. चलो, सो लेट अस सी. ये दोनों पहले ही डिसाइड कर लिए, दोनों थिंक करेंगे. ठीक है, क्योंकि इनको बेसिक्स गेम थ्योरी की समझ आती है. सो सपोज दिस इज प्लेयर 1 and suppose this is player 2. Player 1 has strategies quite think. Player 2 has strategies quite and think. So you have the payoff matrix with the payoffs 2 2, 0 3, 3 0 and 1 1. अब यहां पे ध्यान देना, मैंने बता दिया है जो पहला वाला एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का वो फर्स्ट प्लेयर का पे ऑफ है और दूसरा वाला जो एलिमेंट है वो सेकेंड प्लेयर का पे ऑफ है. सो प्लेयर 1 अपनी पे ऑफ कैसे चेक करेगा? पहले एलिमेंट को कंपेयर करके.
सो मान लो प्लेयर 1 एज्यूम करता है कि प्लेयर 2 चुप रहेगा, मतलब अभिज्ञान को पता है अरित्रो चुप रहेगा। सो अभिज्ञान क्या करेगा, देखेगा कि अरित्रो चुप है, अरित्रो चुप है तो मुझे मिलेगा चुप रहने पे 2, थिंक करने पे 3, सो 3 is better than 2. So Avigyan will think that I am getting 3 over 2. तो इसलिए मेरे लिए think करना ज्यादा बेटर है as compared to staying quiet. ठीक है। सो इन दोनों में, इन दोनों के लिए, इन दोनों बॉक्स में अगर पे ऑफ देखोगे प्लेयर 1 का, तो प्लेयर 1 का पे ऑफ जो है फर्स्ट वाला है, और फर्स्ट वाला इन दोनों में किस में ज्यादा है, 3 में ज्यादा है। सो उसके नीचे मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, क्योंकि प्लेयर 1 इसी को चूज करेगा। उसी तरह अगर मान लो प्लेयर 2 थिंक करता है, तो प्लेयर 1 क्या करेगा, प्लेयर 1 कौन सी स्ट्रेटजी चूज करेगा जिसमें उसको ज्यादा पे ऑफ मिलेगा। ज्यादा पे ऑफ किसमें मिलेगा, क्वाइट रहता है तो उसको 0 मिलता है, थिंक करने पे 1 मिलता है। सो प्लेयर 1 विल चूज टू थिंक। ठीक है, क्यों, क्योंकि 1 इज मोर देन 0। नाउ लेट्स कम टू अरित्रोज केस। सो अरित्रो क्या करेगा, अभिज्ञान का देखेगा, अभिज्ञान अगर चुप रहता है, अभिज्ञान अगर चुप रहता है, इन दैट केस अरित्रो सीज हिज पे ऑफ। तो अरित्रो का पे ऑफ सेकेंड वाला है, सो वो देख रहा है 2 से 3 बेटर है। दैट मीन्स स्टेइंग क्वाइट is giving me only 2 while thinking gives me 3, so I would be better thinking. तो अरित्रो क्या करेगा, थिंक करेगा इस केस में जब अभिज्ञान चुप है। अगर अभिज्ञान थिंक करता है, अभिज्ञान थिंक करता है, इन दैट केस अरित्रो चुप रहने पे 0 लेता है और थिंक करने पे 1 की यूटिलिटी लेता है। सो अरित्रो विल थिंक दैट आई विल थिंक, थिंक करने से उसको 0 के कंपैरिजन में 1 मिलता है, ज्यादा मिलता है। तो इन सबका कंपैरिजन करोगे, सो आपको दोनों जगह अंडरलाइन कहां मिला, इस वाले केस में। सो बोथ द प्लेयर्स विल चूज टू थिंक, और यही जो आउटकम आएगा यही आपका नैश इक्विलिब्रियम आएगा। अब यहां पे कंफ्यूजन होता है, नैश इक्विलिब्रियम आपसे पूछा जाएगा तो जनरली क्या करते हो, नैश इक्विलिब्रियम इज 1-1। नो, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो नैश इक्विलिब्रियम है क्या, नैश इक्विलिब्रियम स्ट्रेटजी के टर्म्स में होता है, एक्शंस के टर्म में होता है। सो एक्शन कौन सा है, प्लेयर 1 ने चूज किया थिंक, प्लेयर 2 ने चूज किया थिंक, दिस इज द नैश इक्विलिब्रियम। और इसमें पे ऑफ कितना मिल रहा, नैश इक्विलिब्रियम इज एफ with the payoffs, प्लेयर 1 को मिला 1, प्लेयर 2 को मिला 1। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसे लिखोगे, नैश इक्विलिब्रियम इज एफ एफ विथ द पे ऑफ 1-1। ठीक है, ये कहानी हुई। अब आप पूछोगे नैश इक्विलिब्रियम होता क्या है। नैश इक्विलिब्रियम जॉन नैश के नाम पे है। जॉन नैश अ ब्यूटीफुल माइंड, एक जो मूवी है वो इन्हीं के नाम पे बेस्ड है। ठीक है, लिखो, एक सरकारी भाषा में लिखो नैश इक्विलिब्रियम। नैश इक्विलिब्रियम is the strategy pair of players, अगर मान लो 2 से ज्यादा प्लेयर है तो उनके लिए सेट वर्ड यूज करोगे, स्ट्रेटजी पेयर ऑफ प्लेयर्स। ये मैं इसका ऑफिशियल वाला नहीं लिखवा रहा, ठीक है, जो स्टैंडर्ड है ये समझने वाले भाषा में लिखा रहा, क्योंकि कल हम लोग जब अगली क्लास में जब करेंगे
नैश इक्विलिब्रियम की, उस समय पूरे डिटेल में मैं बताऊंगा कि कैसे क्या चीजें वर्क करेगी, क्योंकि अभी मुझे बताना पड़ेगा एक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर के टर्म्स में, ठीक है, इसलिए मैं अभी वहां नहीं जा रहा, अभी सिंपल भाषा में समझा रहा। नैश इक्विलिब्रियम इज द स्ट्रेटजी पेयर ऑफ प्लेयर्स वेयर the players have, or you can say where none of the players has the strategy, has the incentive to deviate by choosing यहां मैंने नो की जगह द क्यों लिखा है, has no incentive to deviate by choosing. Nash equilibrium is the strategy pair of players where none of the players has, अच्छा मैंने none of the players लिखा था ना, none of the players has the incentive to deviate, यहां पे none यूज कर दिया इसलिए मैंने लिखा है किसी के पास इंसेंटिव नहीं है, ठीक है। none of the players has the incentive to deviate by choosing another strategy over this strategy। मतलब अगर इस वाले केस में दोनों ने फिंक पिंक चूज किया है, फिंक फिंक चूज किया है, तो अगर कोई भी प्लेयर फिंक की जगह क्वाइट चूज करता है, फिंक की जगह क्वाइट चूज करता है, तो उसकी यूटिलिटी क्या हो जाएगी, अगर प्लेयर 1 की बात करें 0 मिलेगी, ठीक है। तो प्लेयर 1 को इंसेंटिव नहीं है कि डेविएट करे, प्लेयर 1 विल बी वर्स ऑफ बाय डेविएटिंग फ्रॉम दिस इक्विलिब्रियम स्ट्रेटजी, दैट इज नैश इक्विलिब्रियम। उसी तरह अगर प्लेयर 2 की बात करें, सो इफ प्लेयर 2 deviates from choosing this strategy F and player 2 chooses a strategy Q, in that case player 2 will have lower utility attained with Q, that is 0, और फिंक पे क्या मिल रहा है 1, so player is worse of deviating from the Nash equilibrium strategy, इसलिए प्लेयर 2 डेविएट नहीं करेगा, मतलब दोनों में से कोई प्लेयर डेविएट नहीं करेगा। डेविएट करोगे तुम्हें यूटिलिटी कम मिलेगा, तो फिर क्यों डेविएट करोगे, यही कहानी है नैश इक्विलिब्रियम की। दिस इज ऑल दैट वी हैड टू डिस्कस इन दिस लेक्चर।